Hello guys, hi. Uh, this is Sumit Kumar Rai, already at 54 this year. Actually, I'm reshooting this video today evening. I did a Insta live, but somehow due to technical glitch, that video is not available, and a lot of you guys could not access that video. And because many of you have shared your queries with me, so I don't want to disappoint you guys. Get it tomorrow morning. So I'll just tell a little background about myself. I just told my name is Sumit Kumar Rai. I've secured All India Rank 54 this year Civil Services examination. I graduated from IIT Dhanbad in 2013. I have a degree in petroleum engineering course, having BTech and MTech. I joined Kane India just after passing out from college, and I've been working as a petroleum engineer in this company for last 6 years. So you guys can also ask any queries on how to prepare along with job, especially the working professionals. So today's video would be about public administration as an optional. I have given total 5 attempts in UPSC. I have written 4 mains, all with public administration, and this is one subject which has never confused me or never dissed me. You can say I used to score very good marks in this subject. So before that Insta live, I took feedback from you guys that what should be the areas which I should cover in this video, and a lot of you guys have shared your questions and queries. So जो भी वो questions हैं, I would try to address them in this video. I would tell something about my strategy for public administration. जो बेसिक था, क्योंकि आई वॉज इन द जॉब, सो आई कुड नॉट अफोर्ड टू डू रेगुलर क्लासरूम कोचिंग या टेस्ट वगैरह लिखना भी, तो वो सब चीज़ें मैंने नहीं की है. आई हैव नॉट डन मच आंसर राइटिंग ऑल्सो, विच आई डोंट रिकमेंड टू यू गाइज. मेरा अप्रोच ये होता था कि मैं फोकस करता था कि कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, जो लिंकेज एबिलिटीज होती है पेपर 1 और पेपर 2 का, विच इज़ वन ऑफ द क्वेश्चंस यू गाइज हैव बीन आस्किंग अ लॉट. तो उस पर मैंने काफ़ी फोकस किया है, और वो इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा आप लोगों से भी. सो लेट्स स्टार्ट द सेशन विदाउट फर्दर डिले. सबसे पहले तो आप लोगों में से बहुत लोगों ने पूछा है कि ऑप्शनल कैसे चूज करना चाहिए. देखिए, कोई आपके लिए डिसाइड नहीं कर सकता कि विच इज़ द राइट ऑप्शनल फॉर यू, वेदर आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं या ह्यूमैनिटीज से हैं. ये डिसीजन बस आपको ही लेना होता है. कोई सर्टेन पैरामीटर्स होते हैं जिस पर आपको फोकस करना होगा, जैसे कि आपका सब्जेक्ट पे इंटरेस्ट क्या है. आप यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखिए, जो रिकमेंडेड बुक्स है उसको एक बार देखिए, कितना आपका इंटरेस्ट है उसको पढ़ने में. बेस्ड ऑन दोज पैरामीटर्स यू टेक अ डिसीजन, नो वन कैन डिसाइड इट फॉर यू. तो एज फार एज ऑप्शनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज कंसर्न, इस एक तो खास बात है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मटेरियल आपको इजीली मिल जाएगा. सिलेबस भी उतना वास्ट नहीं है. आप अच्छे से अगर टाइम दे तो 4 से 5 महीने में भी ये सिलेबस कवर हो जाएगा. काफ़ी कुछ मैच करता है आपका जीएस के सिलेबस से भी, स्पेशली जीएस 2, इसमें जो पॉलिटी सेक्शन होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव गवर्नेंस सेक्शन होता है, वो काफ़ी मैच करता है. प्लस आपको एक अवेयरनेस भी हो जाता है कि आप सिस्टम के पार्ट बनने जा रहे हैं सिविल सर्विसेज में, तो यू नो कि हाउ गवर्नेंस इज बीइंग हैपनिंग. सो ये सारी चीज़ें मेक इट अ वेरी गुड ऑप्शनल. सो इफ यू हैव इंटरेस्ट, डू ज्वाइन एंड देन वेलकम टू द क्लब. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द रिसोर्सेज. बेसिक बुक्स क्या होती है पढ़ने के लिए. देखिए, पेपर 1 के लिए आप स्टार्ट कीजिए अरिबम की एक बुक आती है. बेसिकली दोनों पेपर्स के लिए आते हैं, पेपर 1 के लिए भी है और पेपर 2 के लिए भी है. अरिबम से स्टार्ट कीजिए. उसमें जितने भी पेपर 1 का सिलेबस है, जितने भी यूनिट्स हैं, अच्छे से उसी हिसाब से उस बुक को बनाया गया है. उसके अलावा प्रसाद एंड प्रसाद करके है, जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर्स के बारे में थोड़ा डिटेल में थिंकर्स के बारे में उस बुक में बताया गया है. फिर मोहित भट्टाचार्य की एक बुक है न्यू होराइजन करके, वो थोड़ी मतलब इन डेप्थ में जाता है, और हो सकता है पहली बार आप उसको पढ़े तो आपको समझ में ना आए, तो 1 से 2 या 3 बार पढ़ने में आपको थोड़ा सा वो उसका डेप्थ समझ में आएगा. उसके अलावा एक बुक आई यूजुअली यूज्ड टू रेफर वाज शुभ्रा सक्सेना मैम की एक सुपर 50 करके बुक है, वो आप देख सकते हैं. और आई यूज्ड टू रेफर टू अ डिक्शनरी आल्सो. You can
get all these details in the detailed post I have written on public administration strategy also. उसके अलावा एक दो वेबसाइट्स भी हैं और एक दो यूट्यूब चैनल भी है, वो भी आप देख सकते हैं. देयर इज अ यूट्यूब चैनल कॉल्ड यूपीएससी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. इसमें अराउंड 20,000 सब्सक्राइबर्स हैं, दैट यू कैन लुक एट टू. और एक वेबसाइट है विच गोज बाय द नेम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 1.blogspot.com. ये इनके अच्छे से सब कुछ कवर किया गया 360 डिग्री मैनर में. जिस यूट्यूब चैनल की मैं बात कर रहा हूँ, इस पे मेनली आपका जो पेपर 1 के स्टार्टिंग के चैप्टर्स हैं, लाइक एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर्स हैं, कॉन्सेप्ट हुआ, पैराडाइम्स हुए, बिहेवियर, एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर, जो कि आपका बेस बनाते हैं, वो अच्छे से डिस्कस किया गया है. तो लर्निंग अप्रोच क्या होना चाहिए, समवन आस्क मी कि कैसे पढ़े इसको. बिफोर दैट आई ऑल्सो टॉक अबाउट कि पेपर 2 के लिए आपके बुक्स क्या होने चाहिए. देखिए मेरे हिसाब से पेपर 2 के लिए आपको ज़्यादा बुक्स नहीं पढ़ने होते हैं. अरिवम का ही एक पेपर 2 के लिए भी बुक आता है, दैट यू कैन रीड. उसमें बेसिकली आपको स्टार्टिंग का जो ये मुगल एडमिनिस्ट्रेशन हुआ या ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन हुआ, ये सब थोड़ा देखना होता है, कॉटिलियन एडमिनिस्ट्रेशन हुआ, ये सब देखना होता है, क्योंकि फैक्चुअल नॉलेज होता है. जैसे सब कुछ कुछ कौटिल्य में आपको पढ़ना होगा, धर्म, डंडा, ड्युअलिटी, ये सब चीज़ें क्या होती हैं, किंग कैसा होता है, उनका सिस्टम कैसा होता है. बाकी जो पेपर 2 के और बाकी कंटेंट्स हैं, जैसे कैबिनेट सेक्रेटेरिएट हो गया, स्टेट सेक्रेटेरिएट हो गया, वो काफ़ी डायनेमिक चीज़ें होती हैं. वो आप मतलब आपको अवेयरनेस होना चाहिए और आंसर राइटिंग आपको आना चाहिए. तो जस्ट रीड एल्बम का पेपर 2. कुछ लोग रजनी, अरोरा एंड गोयल ये सब भी पढ़ते हैं, but you can skip if you have album paper 2, but you have to work upon how to write answer, which I will discuss in detail in this video. एक क्वेश्चन किसने पूछा था कि लर्निंग अप्रोच क्या होना चाहिए. देखिए आई वुड सजेस्ट कि आप अगर नए हैं सब्जेक्ट में, तो सबसे पहले आप स्टार्ट कीजिए अरिवम पेपर 1 से पढ़ना स्टार्ट कीजिए. शुरुआत के जो 4 चैप्टर हैं, दोज आर वेरी वेरी क्रूशियल. स्पेशली जो आपका इंट्रोडक्शन हो गया, स्कोप, डायमेंशंस क्या है, क्या क्या कवर करता है, डेफिनेशंस वगैरह क्या है, ये चैप्टर 1 में आपको दिख जाएगा. चैप्टर 2 में जाएंगे तो उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर्स के बारे में बात करता है, फ्रॉम क्लासिकल थिंकर्स टू ह्यूमन रिलेशन स्कूल टू बिहेवियरल स्कूल. ऑल दिस थिंकर्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. फिर एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर आता है, मोटिवेशनल थ्योरीज आती हैं, सिस्टम अप्रोच, ये सारी चीज़ें आती हैं. तो आप अरिवम का पेपर 1 जो है, बुक 1 अच्छे से पढ़िए, नोट्स भी बनाइए. उसको पढ़ने के बाद आप प्रसाद एंड प्रसाद पे भी जा सकते हैं. आई विल डिस्कस ऑल्सो कि हाउ टू रीड थिंकर्स. जैसे हो सकता है कि एल्बम में हर थिंकर का इंपॉर्टेंट वर्क दिया हुआ है, बट थोड़ा सा बैकग्राउंड में अगर और भी नॉलेज चाहिए तो आप प्रसाद एंड प्रसाद से भी पढ़ सकते हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट यूट्यूब चैनल आई मेंशन, ऑल्सो वॉच दोज लेक्चर्स, दोज विल हेल्प यू अ लॉट. तो ये आपका स्ट्रैटेजी रहना चाहिए. फोकस आपको यही फाउंडिंग चैप्टर्स जो हैं, इस पे ज़्यादा ध्यान देना होता है. जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा है, आई गेस अगर मेरे पास 100 क्वेरीज आए हैं, यू कैन अज्यूम कि 80% क्वेरीज में ये क्वेश्चन है कि सर पेपर 1 और पेपर 2 का लिंकेज कैसे किया जाए. एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बिकॉज ये आंसर राइटिंग का ही एक पार्ट हो गया. क्योंकि आप जब, बहुत लोगों ने आपको बताया भी होगा, आपने टॉपर्स की स्ट्रेटेजी भी पढ़ी होगी, कि जब आप पेपर 1 का कोई भी क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं तो यू शुड ट्राई टू कोट एग्जाम्पल्स फ्रॉम इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन. दैट इज़ वेरी वैलिड. नाउ यू गाइज आर आस्किंग हाउ टू डू दैट, नॉट ओनली फॉर पेपर 2. जैसे कि पेपर 1 बट पेपर 2 में भी क्वेश्चन लिख रहे हैं, तो पेपर 1 के थिंकर्स और थ्योरीज कैसे लिंक करें. सी गाइस, द स्ट्रेट आंसर इज दैट इट डेवलप्स विद टाइम. और मतलब देयर इज नो शॉर्टकट टू हार्ड वर्क. ये एक अक्वायर्ड स्किल होता है जो कि टाइम के साथ आपको प्रैक्टिस करने से आ जाती है. आई कैन गिव यू अ ब्रीफ इनसाइट कि हाउ टू डू दैट, कि आप कैसे डेवलप कर सकते हैं. देखिए आप जो भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, थिंकर हुआ या थ्योरी हुआ या कुछ भी नया चीज़ हुआ, व्हेनेवर यू रीड समथिंग, ट्राई टू विजुअलाइज इट. उसके डेप्थ में जाइए कि क्या बोलना चाहता है, और कैन यू लिंक इट विथ सम एग्जांपल्स इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन से. आई जस्ट कोट सर्टेन थ्योरीज एंड give certain examples. That way you can understand and then you can form your own examples. Believe that you will have to do it by yourself. अवेयरनेस आना होता है, थोड़ा सा आपको अपना मेंटल ओरिएंटेशन सही करना होता है इन सब चीज़ों के लिए. तो लेट्स स्टार्ट विद, आई प्रिपेयर्ड फ्यू एग्जांपल्स. जैसे आपने न्यू पब्लिक मैनेजमेंट पढ़ा होगा, एनपीएम के बारे में. तो एनपीएम बेसिकली क्या होता है, इसमें जो प्राइवेट मैनेजरियल प्रैक्टिसेस हैं
उसको यूटिलाइज किया जाता है पब्लिक सेक्टर में एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए, प्रोफेशनलिज्म बढ़ाने के लिए। अब अगर आपने सेकंड एआरसी पढ़ा होगा, उसमें सेकंड एआरसी हैज रिकमेंडेड दैट देयर शुड बी एन एमआईएस सिस्टम इन द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। बेसिकली कलेक्टर के ऑफिस में एक एमआईएस सिस्टम होना चाहिए जो कि एनालाइज करेगा जो भी इनपुट्स आ रहे हैं या आउटपुट आ रहे हैं। तो यूटिलाइजिंग MIS system, setting up an MIS system in a district collector's office is an example of NPM, क्योंकि आप प्राइवेट मैनेजरियल प्रैक्टिसेस ला रहे हैं। दूसरा एग्जांपल हो सकता है, आप यूपीए गवर्नमेंट के टाइम पे एक RFD रिजल्ट फ्रेमवर्क डॉक्यूमेंट करके कॉन्सेप्ट आया था, इसमें सारे मिनिस्ट्रीज को अपने टारगेट्स देने होते थे कि ये मेरा RFD डॉक्यूमेंट है, ये मेरे टारगेट्स हैं और ये इस साल में इतना अचीव करना है मुझे। तो क्या हो गया, टारगेट बेस्ड मॉनिटरिंग हो गई, वो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ NPM। जो PSUs के परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन क्राइटेरियाज हैं, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ NPM। दूसरा आप सिस्टम थ्योरी के लीजिए। सिस्टम थ्योरी आप पढ़ेंगे आई गेस चैप्टर 4 में है। तो सिस्टम थ्योरी क्या होता है, अगर आपको रफली आइडिया भी होगा कि देयर इज एन इनपुट एंड देन गोज टू द सिस्टम, देयर इज सम चर्निंग व्हिच वी कॉल प्रोसेसिंग, और उसके बाद से आउटपुट में आपको कुछ दिखता है। तो इनपुट, थ्रूपुट एंड देन आउटपुट। फिर जो आपका एनवायरनमेंट होता है दैट गिव्स सम इन फीडबैक। सो डायरेक्ट फीडबैक भी हो सकता है, इनडायरेक्ट फीडबैक भी हो सकता है। ये आपको कॉन्सेप्ट पता होगा, आप एक अच्छा डायग्राम बना सकते हैं। नाउ पेपर 2 या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम इंडियन कॉन्टेक्स्ट, यहाँ से कैसे इसको लिंक करें। आपने पढ़ा होगा सोशल ऑडिट्स के बारे में। नाउ कैन यू लिंक सोशल ऑडिट विद सिस्टम थ्योरी। तो इसमें क्या होता है कि आपका व्हाट बिकम्स इम्पोर्टेंट इज हाउ यू आर गोइंग टू राइट योर आर्ग्यूमेंट्स। जैसे आपको हो सकता है कि आपको पहले इंस्टेंस में लगेगा कि यू कैन नॉट लिंक सोशल ऑडिट विद system theory, but the way you will write argument, that will make sense. What you do in social audit, you take feedback from the people. Now people form the part of environment, तो वो जो feedback होता है that will go back to the policy making stage, और वो feedback फिर आपका improve करेगा आपका फिर से policy और program implementation को। So that's how you can link it with। बाकी जो आपका मोटिवेशन थ्योरीज होता है वो काफ़ी यूटिलाइज कर सकते हैं आप लिंक करने में इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन से, जैसे कि मैस्लो की थ्योरीज हैं, तो या हर्जबर्ग की थ्योरी है। तो कॉर्पोरेट सेक्टर हुआ वर्सेस पब्लिक सेक्टर हुआ, क्या ज़्यादा डोमिनेट करता है, किस लेवल पे मोटिवेशन मिलता है, ये सारे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जब आपको लिंकेज करना होता है देन ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जितने भी थिंकर्स हैं उनके सारे कॉन्सेप्ट्स आपको फिंगर टिप्स पे याद होने चाहिए। नाउ हाउ टू डू दैट, तो आई जस्ट टेक वन थिंकर एंड विल शो यू कि इनके कैसे याद करने चाहिए। सबसे पहले तो आपको एक ब्रॉड आइडिया होना चाहिए, जो बोलते हैं कि बर्ड्स आई व्यू। ये सारे थिंकर्स हैं, इस कैटेगरी में आते हैं, इनका ये ब्रॉड आइडिया होता है। तो यू जस्ट कैटेगराइज देम लाइक क्लासिकल थिंकर्स, देन बिहेवियरल स्कूल थिंकर्स, ह्यूमन रिलेशन स्कूल थिंकर, मॉडर्न थिंकर्स या न्यू थिंकर्स। तो आपके क्लासिकल थिंकर्स में टेलर आ जाएंगे, वेबर आ जाएंगे, और उर्विक एंड गुलिक, ये लोग आ जाएंगे। तो इनके क्या क्या मेन आइडियाज हैं उसको आप एल्बम से पढ़ के लिख सकते हैं, प्रसाद से पढ़ के, या यूट्यूब लेक्चर्स जो हैं वहाँ से देख के आपको कंसोलिडेट कर लीजिए। आई जस्ट टेक वन थिंकर, आपने पढ़ा होगा फॉलेट के बारे में। नाउ इफ फॉलेट का नाम आता है तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, सबके दिमाग में आएगा कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन। ये दिस इज हर प्राइमरी आइडिया, बट उसके अलावा भी उन्होंने बहुत सारी बातें की हैं। शी हैज टॉक्ड अबाउट कॉन्सेप्ट कॉल्ड डॉक्ट्रिन ऑफ होल। डॉक्ट्रिन ऑफ होल में क्या होता है कि शी गिव्स मोर एम्फेसिस टू ग्रुप कंपेयर टू इंडिविजुअल। सो इंडिविजुअल, ग्रुप, स्टेट, ये सब उन्होंने डिस्कस किया है। शी हैज रिटन अ बुक कॉल्ड क्रिएटिव एक्सपीरियंस। और मतलब उनका बैकग्राउंड आप देखोगे तो फॉलेट क्या, ये शी यूज्ड टू वर्क इन सम नर्स कम्युनिटी में काम करती थी, तो उनको पता था कि ग्रुप कैसे काम करता है। तो हर emphasis on group is very very important. Now why I'm highlighting this background is because maybe आप अरबम पढ़ोगे तो ये सारी बातें उनके बारे में नहीं लिखी होंगी। तो जब आप सप्लीमेंट करते हो इसको प्रसाद से, या कभी कभी गूगल पे भी सर्च करके किसी भी आर्टिकल भी पढ़ सकते हो, जो मैंने ब्लॉग बताया था उसमें भी कुछ ना कुछ आपको दिख जाएगा। तो जस्ट मेक समथिंग योर प्राइमरी सोर्स एंड सप्लीमेंट इट विद अदर सोर्स। इन योर केस अरबम कैन बी योर प्राइमरी सोर्स। नाउ कमिंग बैक टू द फॉलेट, तो उनका एक कॉन्सेप्ट हो गया, आपका कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन हो गया, डॉक्ट्रिन ऑफ होल का कॉन्सेप्ट हो गया। शी हैज आल्सो टॉक्ड अबाउट डेमोक्रेसी
और उन्होंने बात किया है कि एक तो होता है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी होता है और एक होता है आपका पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी होता है। शी हैज एम्फेसाइज्ड कि वी शुड फोकस मोर ऑन पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी। नाउ डिफरेंस क्या है? वो बोलती हैं कि जो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी होता है दैट इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंसेंट, मतलब कुछ लोग मिल गए और कुछ लोगों को लीडर बना दिया, बस हो गया सिस्टम। बट जो पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी होता है दैट इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ को एक्शन, कि एक साथ काम करेंगे तो मतलब एम्पावरमेंट ज़्यादा होता है। Why I'm highlighting this point? Because I have used Follett in PRI questions a lot, giving this particular example that Follett has highlighted the importance of participative democracy compared to representative democracy. And even the second ARC has mentioned that the principle of subsidiarity should be followed in its true spirit at the local level. अब इस टाइप का लैंग्वेज आप जब पेपर 2 में का कोई क्वेश्चन आंसर करने चाहेंगे तो दैट विल मेक एन इम्पैक्ट। तो ये सब आपको अवेयरनेस होना चाहिए जब भी आप थिंकर का पढ़ रहे हैं, कॉन्सेप्ट थ्योरीज उसको कैसे लिंक कर सकते हैं, ये आपको आना चाहिए। आई डिस्कस फ्यू क्वेश्चंस आल्सो फ्रॉम 2018 मेंस का पेपर से दैट विल गिव यू सर्टेन आइडियाज कि कैसे लिंक कर सकते हैं। सी आई कैन ओनली गिव यू एन आइडिया कैसे होता है, बाकी जो भी हार्ड वर्क है वो आपको ही करना होगा। तो ये हो गया। फॉलेट का एक और कॉन्सेप्ट होता है, आपने पढ़ा होगा, विच इज पावर विथ कॉन्सेप्ट रादर देन पावर ओवर कॉन्सेप्ट। देखिए बुक में कुछ भी लिखा होता है, आप उसको अपने लैंग्वेज में भी इंटरप्रेट कर सकते हैं। जैसे कोई बोलते हैं पावर ओवर कॉन्सेप्ट, अज्यूम कीजिए आप किसी कंपनी में काम करते हैं, आपका मैनेजर है, बॉस है। इफ दैट पर्सन ट्राइज टू शो दैट आई हैव अ पावर ओवर यू, दैट इज रॉन्ग। इफ ही शोज दैट आई हैव अ पावर विथ यू गाइस, दैट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। लीडरशिप का भी इंपॉर्टेंस दिख जाता है कि दैट पर्सन इज वेरी वेरी अंडरस्टैंडिंग और सबको इक्वली ट्रीट करता है, जो टीम समझता है, नॉट लाइक अ बिग बॉस एंड डिक्टेटर। तो ये होता है पावर विथ वर्सेस पावर ओवर। ऑल्सो इंश्योर दैट व्हेनेवर यू राइट आंसर, राइट इन वेरी सिंपल लैंग्वेजेस, कि सामने वाले को पढ़ने में अच्छा लगे, ज़्यादा दोबारा ना पढ़ना पड़े, एंड योर जॉब विल बी हाफ डन। तो ऐसे पढ़िए जब भी आप, जैसे मैंने फॉरवर्ड कर दिया कि इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स होते हैं, आप उनके किसी किसी आइडिया को लिंक कर सकते हैं इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन से। वैसे ही आप साइमन का पढ़ रहे हैं या टेलर का पढ़ रहे हैं या बर्नार्ड, क्रिस आइगर्स, ये जितने भी कॉन्सेप्ट्स पढ़ रहे हैं, उन कॉन्सेप्ट्स को आप लिंक कीजिए किसी न किसी एग्जाम्पल से। कुछ कुछ और भी स्टैंडर्ड आइडिया आपको होने चाहिए। जैसे आप पेपर 2 की बात करते हैं, कुछ भी क्वेश्चन आता है बजटिंग के बारे में कि इंडिया का बजटिंग सिस्टम ऐसे इवॉल्व हुआ है, ये प्रॉब्लम है। अगर 15 मार्क या 10 मार्क ऐसे कुछ किसी मार्क का है क्वेश्चन या इवन 10 मार्कर, you can use a standard line that Aaron Wildasky has said that budgeting is not merely an economic exercise, but it is very much a political exercise. Now that person knows that you know कि Wildasky ने budgeting के बारे में काफ़ी कुछ लिखा है और आपको पता है। इनफैक्ट Wildasky ने बुक्स भी काफ़ी लिखी हैं, पॉलिटिक्स ऑफ बजटिंग प्रोसेस, न्यू पॉलिटिक्स ऑफ बजटिंग प्रोसेस, विच इन इटसेल्फ एक स्टैंड अलोन क्वेश्चन आता है पेपर 1 में। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में होनी चाहिए कि किस थिंकर ने किसके बारे में बात किया है एंड व्हेन यू कैन यूज इट। अगर आप जब पॉलिसी साइकिल पॉलिसी साइंसेस पढ़ते हैं, उसमें लोवी करके एक थिंकर है एंड ही हैज गिवन अ वेरी फेमस स्टेटमेंट दैट पॉलिटिक्स दैट पॉलिसीज डिटरमाइन पॉलिटिक्स। नो, ये जो लाइन है, अब इसको कहीं मतलब काफ़ी पोटेंशियल इसको पेपर 2 में यूज करने का, कि आप सर्टेन पॉलिसीज कोई गवर्नमेंट लेती है, हाउ इट अफेक्ट्स द पॉलिटिक्स। आप डिमोनेटाइजेशन के बारे में बात कर सकते हैं कि कैसे जो माहौल क्रिएट हो जाता है इसको लेके, या जीएसटी के बारे में बात कर सकते हैं, हाउ इट अफेक्ट्स द पॉलिटिकल आउटकम, ये सब डिस्कस कर सकते हैं। एक एग्जांपल मैं और दूंगा जो कि आई गेस मैंने बैक टू बैक 2 साल यूज किया है मेंस में। ऑपरेशन कोझिकोड करके एक है, केरला में प्रोजेक्ट चल रहा है, विच इज ऑल्सो कॉल्ड ऑपरेशन सुलेमानी, जो कि प्रशांत नायर सर जो है वो चलाते हैं। इसमें क्या होता है कि एनी पर्सन कैन गो टू अ काउंटर और वहाँ पे कूपन मिलता है, यू जस्ट गो देयर एंड यू विल गेट फूड, यू डोंट हैव टू आस्क, मतलब इट्स लाइक you don't have to pay also, you just have to stand in a queue and you will get the food। तो इसको एक तरह से बोला जाता है कि कंपैशनेट कोझिकोड पर की बोल के, कि कंपैशन के ऊपर भी है, कंपैशनेट एडमिनिस्ट्रेशन भी है। नाउ हाउ आई लिंक्ड इट विद पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज दैट देयर इज अ थिंकर कॉल्ड पेरी, उनका कॉन्सेप्ट है पीएसएम, व्हिच इज पब्लिक सर्विस मोटिवेशन। उसमें क्या होता है कि इन दैट पब्लिक सर्विस मोटिवेशन मॉडल ही हैज गिवन 24 फैक्टर्स, कि क्या ये फैक्टर्स होते हैं जो कि एक पब्लिक सर्वेंट को मोटिवेट करते हैं इस रोल में आने के लिए। ऑफ कोर्स वी नो कि जैसे
कॉर्पोरेट सेक्टर होता है या प्राइवेट सेक्टर होता है और गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर होता है, काफ़ी डिफरेंस होता है मोटिवेशन में। मेनी पीपल कम टू पब्लिक सेक्टर फॉर डिफरेंट रीजंस। उसमें एक फैक्टर होता है कंपैशन। कंपैशन इज वन ऑफ द कंपोनेंट कि पब्लिक सर्वेंट जो है इस सेक्टर में आना चाहते हैं, दे वांट टू हेल्प पीपल, दे हैव अ कंपैशनेट हार्ट। तो आप उसको लिंक कर सकते हैं कि एज पर द पेरिस पीएसएम मॉडल, compassion is one of the motivational factor for a public servant, and this we can see in the compassionate Kozhikode or Operation Suleimani. आप इस टाइप का लैंग्वेज लिखेंगे तो ऑफ कोर्स एग्जामिनर विल बी इम्प्रेस्ड दैट यू नो द मॉडल एंड यू कैन लिंक इट विद एग्जांपल्स। ये चीजें होती हैं। और कुछ कुछ नए थिंकर्स भी हैं, जैसे कि वॉल्डो हैं या पाइकर्स हैं, इनके भी थोड़ा कॉन्सेप्ट पढ़ लीजिएगा, और क्योंकि कुछ कुछ क्वेश्चंस आते रहते हैं। नाउ कमिंग बैक टू द लिंकेज पार्ट, थोड़ा और डिस्कस करते हैं कैसे आप लिंक करोगे क्वेश्चंस को। मुझे एक दो लोगों ने कुछ क्वेश्चंस भेजे थे और उनको पूछा कि सर इसमें कैसे मैं पॉबेट थ्योरी यूज करूं। जैसे एक क्वेश्चन था कुछ ट्राई के ऊपर, ट्राई और नेट न्यूट्रलिटी के ऊपर था, हाउ टू यूज पेपर 1 का कॉन्सेप्ट। इसमें आप लोगों ने पब्लिक चॉइस थ्योरी पढ़ा होगा, उसमें एक फेमस वर्ड होता है, एक्सप्रेशन होता है, इंस्टीट्यूशनल प्लूरलिज्म। तो जब ट्राई की बात करते हैं, नेट न्यूट्रलिटी की बात करते हैं और प्लेयर की बात करते हैं कि ज़्यादा है, तो आप यूज कर सकते हैं कि पब्लिक चॉइस थ्योरी आल्सो एम्फसाइजेस इंस्टीट्यूशनल प्लूरलिज्म। मतलब ज़्यादा प्लेयर होंगे, आपका कंपटीशन ज़्यादा रहेगा और सर्विस डिलीवरी अच्छी होगी, ऐसे भी मेंशन कर सकते हैं आप जैसे एनपीए आपने पढ़ा होगा, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। उसमें एक थिंकर आएंगे फ्रैंक मरीनी करके, उन्होंने बेसिकली समराइज किया है कि एनपीए के बेसिक थीम्स क्या हैं, एंड ही हैज गिवन 5 थीम्स व्हिच आर लाइक व्हाट इज द रेलेवेंस ऑफ दिस एडमिनिस्ट्रेशन, इट्स वैल्यूज, डज इट टॉक अबाउट सोशल इक्विटी, डज इट टॉक अबाउट सोशल चेंज, और एक और इम्पोर्टेंट होता है व्हिच इज क्लाइंट फोकस। नाउ आप इसको कैसे लिंक कर सकते हैं पेपर 2 के कुछ एग्जांपल्स के साथ। नाउ क्लाइंट फोकस, एक डेमोक्रेसी में एक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए क्लाइंट कौन होता है। जब आप सिविल सर्वेंट बनोगे, लेट्स अज्यूम डीसी बने, आईपीएस वगैरह कुछ भी, तो आपके लिए मेन क्लाइंट क्या होगा, पब्लिक आपके लिए क्लाइंट होगी। अब पब्लिक को फोकस में रखकर कुछ ऐसा अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है कि इट्स टोटली पीपल सेंट्रिक गवर्नेंस, देन इट विल एक्चुअली बी एन एनपीए, क्लाइंट फोकस वाला होगा। तो आपको एग्जांपल थोड़ा सटीक देना होगा जो कि फिट बैठे इस पे। आई रिमेंबर मैंने कलेक्ट किया था गुजरात में, वडोदरा में है, अहमदाबाद में एक प्रोजेक्ट चल रहा है उनका, विच इज कॉल्ड ओडीजी, विच इज वन डे गवर्नेंस। उसमें क्या होता है कि आप जाओ, अपना जो भी आपको सर्टिफिकेट चाहिए, वेदर इट इज इनकम सर्टिफिकेट या कास्ट सर्टिफिकेट, वट एवर, मतलब उनका होगा कि ये सर्टिफिकेट आपको विद इन 24 आवर्स मिल जाएंगे, आप जस्ट अप्लाई इट, यू विल गेट इट। तो ये होता है क्लाइंट फोकस। यू कैन लिंक इट विद फ्रैंक मेरिनी, यू कैन लिंक इट विद न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ऐसे आपको लिंक करना होता है। नाउ आई थिंक लेट्स सी सम क्वेश्चन फ्रॉम दिस ईयर, and then I'll try to tell you how to link the concepts that you are asking पेपर 1 पेपर 2 कैसे लिंक करना है। तो एक पेपर 2 का क्वेश्चन लेते हैं 2018 मेंस पबेट से। पहला क्वेश्चन है फर्स्ट ए, आई जस्ट आस्क रीड द क्वेश्चन, and the question goes like this: a government next door is the government that matters most for the people. Discuss the statement with a special reference to the values of local government. Now it is 10 marker question. I'll read it the question and just you catch up what is being asked. A government next door is the government that matters most for the people. Discuss the statement with special reference to the values of local government. जो पहला लाइन है कि गवर्नमेंट नेक्स्ट डोर, नेक्स्ट डोर मतलब आप कहाँ पे खड़े हो, नेक्स्ट डोर मतलब लोकल लेवल की बात हो रही है, इज द गवर्नमेंट दैट मैटर्स मोस्ट फॉर द पीपल। तो ओवरऑल ये कॉन्टेक्स्ट भी दे दिया है कि आपको लोकल गवर्नेंस के बारे में बात करना है। नाउ हाउ टू राइट दिस आंसर, आप तमाम चीजें लिखोगे, आई वुड जस्ट हाईलाइट फ्यू पॉइंट्स कि आप इसमें तो एक प्रिंसिपल ऑफ सब्सिडियरिटी सेकंड ईयर से इसकी बात करो। इफ यू वांट you can talk about MP Follett का
that we discussed, that she highlighted the importance of representational democracy compared sorry importance of participative democracy compared to representational democracy. There is another thinker, and I have used this thinker a lot. उनको बोलते हैं शेरी आर्नस्टाइन, SHERRYARNSTEIN, शेरी आर्नस्टाइन. ये आप मोहित भट्टाचार्य पढ़ेंगे, उनमें आपको मिल जाएगा, और इधर यू कैन गूगल सर्च ऑल्सो. सो शी हैज गिवन अ कॉन्सेप्ट ऑफ पार्टिसिपेशन लैडर. पार्टिसिपेशन लैडर क्या है? सपोज जैसे द लैडर, ऐसे लैडर बनाया है, उसके बॉटम में आपका दिखाते हैं कि जस्ट सिंबॉलिक पार्टिसिपेशन होता है, और ये जो टॉप होता है उस पर होता है सब्सटैंसिव पार्टिसिपेशन होता है. अब सिंबॉलिक का मतलब क्या हुआ कि आपने अमेंडमेंट ला दिया, आपने एक सिस्टम क्रिएट कर दिया, PRI बॉटम में एग्जिस्ट करती है, बट इनका ट्रू डिवोल्यूशन नहीं हुआ है. सारे फंक्शंस जो है टॉप ड्रिवन अभी भी हैं. सब्सटेंसिव पार्टिसिपेशन क्या होगा? उनको काफ़ी एम्पावर्ड किया गया, प्रिंसिपल्स ऑफ सब्सिडियरिटी ट्रू स्पिरिट में फॉलो किया गया है. वो प्लानिंग भी कर रहे हैं, एग्जीक्यूशन भी कर रहे हैं, फंक्शन फंक्शन ये सब उनके पास अवेलेबल है. तो ये सारे कॉन्सेप्ट आप यूज कर सकते हैं पॉपेट में, डिपेंडिंग ऑन कितने मार्क का क्वेश्चन है. 10 मार्क्स है तो 1 या 2 को यूज कर लीजिए. 20 मार्क्स का है तो ये सारे आप यूज कर सकते हैं. और जो क्वेश्चन पूछा गया, ट्राई टू आंसर द कोर ऑफ द क्वेश्चन. कुछ लोगों ने ये भी मुझे बताया कि सर फ्यू पीपल हैव सजेस्टेड कि डोंट ट्राई टू इंटरलिंक पेपर 1 विद पेपर 2, इस टाइप का. सी आई हैव रेड, और मैंने ही वो शेयर किया था अपने चैनल पे. एक्चुअली रैंक 19 my good friend had shared that idea, and तो उनका इंटेंशन ये था कि जैसे आप ज़्यादा ओवर लिंक मत करो, और फोर्सफुल लिंकेज नहीं होना चाहिए. जब कोई आपका पेपर पढ़ता है तो ओवरऑल फील आना चाहिए कि इस बंदे को पॉपेट के बारे में नॉलेज होता है. अब आप हर क्वेश्चन में विदाउट कॉन्टेक्स्ट कुछ भी फोर्सफुल करके लिंकेज कर रहे हो, दैट विल डेफिनेटली बैकफायर, इट विल इरिटेट द एग्जामिनर. तो वो सब चीज़ों से आप अवॉइड कीजिए. जहाँ आपको कॉन्टेक्स्ट दिखता है 1-2 क्वेश्चन में, उसको आप वहाँ पे पॉपेट का कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं. किसी क्वेश्चन में नहीं दिख रहा है, ओके, जो पूछा गया है आप बस उसको आंसर कर दो, दैट विल ऑल्सो डू गुड फॉर यू. I'll also discuss one more question from paper 2, question number 1D. It goes like this. It is apprehended that lateral entry will lead to politicization of bureaucracy. Do you agree? Justify. क्वेश्चन ये बोल रहा है कि लेटरल एंट्री के चलते ब्यूरोक्रेसी पॉलिटिसाइज हो जाएगी. डू यू अग्री और नॉट? सी यू कैन अग्री और डिसएग्री, व्हाटएवर आर्गुमेंट्स यू कैन गिव. एंड इफ यू वांट टू गिव अ पॉपेट टच और इंट्रोडक्शन वगैरह लिखना चाहते हो, तो आपने जब चैप्टर 1 पढ़ रहे होगे पेपर 1 में इंट्रोडक्शन वगैरह में, तो जब आप वोटरिज्म के बारे में पढ़ रहे होंगे, उनके बैकग्राउंड में एक एक्ट आता है जो कि 1883 में आया था, विच वाज पेंडल्टन एक्ट. तो पेंडल्टन एक्ट क्या था? दैट एक्चुअली एंडेड द स्पॉइल सिस्टम इन अमेरिकन सिविल सर्विसेज. वैसे एग्जाम्पल था, एक ब्रिटिश सिविल सर्विसेज के लिए नॉर्थकोट ट्रैवलिंग रिपोर्ट करके आया था. यू कैन मेंशन दिस रिपोर्ट्स एंड टॉक अबाउट कि हाउ दे हैव एंडेड द स्पॉइल सिस्टम. तो इससे आप एक ये पॉइंट देख दो कि आपको बैकग्राउंड पता है, प्लस नाउ यू हैव टू आंसर द क्वेश्चन कि वो ब्यूरोक्रेसी को पॉलिटिसाइज कर रहा है कि नहीं. तो ये उसने मैसी लेवल का नहीं है कि आप स्पॉइल सिस्टम आ रहा है, बट देयर आर एप्रीहेंशंस. आप बोल सकते हो कि प्रॉपर प्रोसीजर क्या होना चाहिए. वी शुड नॉट गो बैक टू द टोटली स्पॉइल सिस्टम. देयर शुड बी प्रॉपर चेक एंड बैलेंसेस. यूपीएससी वगैरह को करना चाहिए सारे सिस्टम. तो जस्ट शो अ लिटिल बिट ऑफ योर बैकग्राउंड नॉलेज एंड देन राइट टू द what has been asked. So these are certain tricks which you can utilize to link paper 1 with paper 2. जब मैं पेपर 2 डिस्कस कर रहा था तो मैंने मतलब रिसोर्सेज के बारे में मैंने ये भी बोला था कि आपको ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं होता है बुक्स वगैरह के लिए पेपर 2 में. रीज़न बीइंग कि पेपर 2 के क्वेश्चंस काफ़ी डायनेमिक होते हैं, मोस्टली करंट अफेयर बेस्ड होते हैं. अगर आप 2018 का पेपर देखेंगे, उसमें से 15th फाइनेंस कमीशन के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है. आपसे नीति आयोग ने प्लानिंग कैसे चेंज किया है इंडिया में, उसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है. और आपका गवर्नर का कोई क्वेश्चन आता है. ये सारी चीज़ें होती हैं. आई जस्ट तो ये सारे आपको ध्यान दीजिए, करंट अफेयर्स पे ध्यान दीजिए. एल्बम पेपर 2 से कुछ बेसिक स्टार्टिंग के चैप्टर पढ़ लीजिए और आप आंसर राइटिंग पर थोड़ा फोकस कीजिए. कुछ पॉइंट्स होते हैं जो कि आई थिंक यू गाइस मस्ट बी नोइंग. इट इज़ एप्लीकेबल फॉर पेपर 2 और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल एज GS2. जैसे कोई भी क्वेश्चन होता है जहाँ पे आपको लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल मेंशन करना चाहिए, जस्ट यूज दैट. इफ देयर इज अ क्वेश्चन गवर्नर, you can start with simply that article 153 says that there shall be a governor in each state.
वैसे ही अगर जीएसटी काउंसिल के बारे में कोई क्वेश्चन आता है तो आर्टिकल 279 ए मेंशन कर सकते हैं। ऐसे ही जितने भी आपको होते हैं, प्रेसिडेंट हुआ, वाइस प्रेसिडेंट हुआ, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, उनके रेलेवेंट कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स याद रखिए और उनको मेंशन कीजिए। और जितने भी सेंटर स्टेट रिलेशनशिप आएंगे, कुछ कुछ कमिटीज बने हैं, सरकारिया कमीशन, पुंछी कमीशन, ये सब याद रखिए। कुछ लोगों ने मुझसे क्वेश्चन किया था कि सर सेकेंड यासी कैसे पढ़े। सी, आपके पास अरविंद की बुक होगी, उसके एंड में सेकेंड यासी के कुछ चैप्टर्स का समरी दिया हुआ है, आप उन समरी को पहले तो पढ़ जाओ। बेसिकली रिकमेंडेशंस हैं व्हिच यू हैव टू यूज अ लॉट, बट आई विल आल्सो रिकमेंड यू गो बैक टू द ओरिजिनल सेकेंड यासी। अब आपको क्या है, आपको थोड़ा डॉक्यूमेंट पढ़ने का हैबिट डालना होगा। दिस इज एप्लीकेबल नॉट ओनली टू एआरसी बट एनी डॉक्यूमेंट। उसमें क्या होता है, कोई आपके पास बड़ा डॉक्यूमेंट आता है, उसका कंटेंट देखिए, टेबल ऑफ कंटेंट्स की, ये जैसे आप एआरसी का कोई चैप्टर पढ़ेंगे, उसमें दिया रहेगा कि ये बेसिक सब कुछ कवर करने जा रहे हैं, इस पेज पे ये चीजें हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि ये एआरसी का, सेकेंड एआरसी का रिपोर्ट नंबर दिस टॉक्स अबाउट ऑल दिस थिंग्स। यू शुड हैव दैट आइडिया इन द ब्रेन, एंड देन अगर आपको कोई ऐसा पर्टिकुलर पॉइंट बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, गो बैक टू दैट पॉइंट एंड रीड इट। अपार्ट फ्रॉम दैट, रिकमेंडेशन तो सबका एक बार देख लीजिए एंड जस्ट मेक सम स्मॉल नोट्स, ये हो जाएगा अगर थोड़ा ध्यान देंगे तो। ये हो गया। I'll discuss now few questions from paper 1, and then I'll discuss about certain diagrams and flow charts, and then I will end the session. Now, coming back to the paper 1, my purpose of discussion here is to show you how to do paper 1, paper 2 linkage. कुछ यही आप लोगों का सब लोगों का मेजर क्वेश्चन यही रहा है, सब लोग मेरे से ही पूछ रहे हैं सर इसके बारे में बात कीजिए, लिंकेज कैसे करते हैं, लिंकेज कैसे करते हैं। तो एक क्वेश्चन है कि the concepts of, this is a 10 marker question, question number 1b. The concepts of rationality and efficiency are intertwined in the bureaucratic analysis of Max Weber. Comment. क्वेश्चन ये बोल रहा है कि जो मैक्स वेबर ने अपना ब्यूरोक्रेटिक एनालिसिस किया है, उसमें रैशनैलिटी और एफिशिएंसी इंटरट्वाइंड है। कमेंट, आपको कमेंट करने के लिए बोला है, तो यू कैन टॉक अबाउट कि हाँ उनकी वेबर के हिसाब से क्यों बोला कि रैशनैलिटी भी एफिशिएंसी भी है, एंड व्हाट डू यू फील। जैसे आप इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन से एग्जांपल दीजिए, इसमें आपको पक्का लेना ही है क्योंकि आपका ये अंडरस्टैंडिंग चेक कर रहा है। तो वेबर का व्यू क्या था कि आई एम क्रिएटिंग अ स्ट्रक्चर जो कि बेस्ड ऑन मेरिट है, बेस्ड ऑन डिसिप्लिन है, एक हायरार्की है, रिटन रूल्स है। जब ऐसा आप सिस्टम क्रिएट कर देते हो तो डिविएशन का चांस कम रहता है, एंड दिस स्टैंडर्डाइजेशन लीड्स टू एफिशिएंसी। सो इंडस्ट्रियल जर्मनी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने ये सारे कॉन्सेप्ट्स बनाए थे। सो दैट इज थ्योरेटिकल ट्रू, बट अब यहाँ पे आता है, काफी क्रिटिसाइज किया गया है वेबरियन ब्यूरोक्रेसी को लेके। इंडिया में भी आप एग्जांपल दे सकते हैं, जब 90s वगैरह में लाइसेंस कोटा परमिट राज था, तो वो वेबरियन ब्यूरोक्रेसी का डायरेक्ट इम्पैक्ट था। तो प्रोसेस कभी कभी क्यूमसम हो जाता है, कभी कभी प्रोसेस अपने आप में एक एंड बन जाता है। जब आप वेबर की ब्यूरोक्रेसी का क्रिटिसिज्म पढ़ेंगे, उसमें यह सब आता है, गोल डिस्प्लेसमेंट वगैरह आता है, तो वेबरियन स्ट्रक्चर का ही फॉल आउट है। वेयर इज द एफिशिएंसी। आप रेड टेपिज्म के बारे में पढ़े होंगे, रेड टेपिज्म भी एक तरह से आपका मतलब डायरेक्टली अगेंस्ट एफिशिएंसी है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं, तो आप हाईलाइट कर दिए। नाउ यू कैन आल्सो सजेस्ट सम सॉल्यूशंस क्या होने चाहिए। तो अगर रेड टेपिज्म की बात की है तो आप बात कर सकते हैं कि कैसे डिजिटल एरा गवर्नेंस में इसको कम किया जा सकता है थ्रू यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, एंड यू कैन आल्सो टॉक अबाउट कि नेटवर्क गवर्नेंस की बात कर सकते हैं, सिविल सोसाइटी से फीडबैक ले सकते हैं, ये सारी बातें आप करके एफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं। तो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू राइट, मतलब काफी डायनेमिक होना चाहिए, कीपिंग द crux of the question in mind. You have to cite examples, fetch examples and then write. ऐसा भी नहीं है कि पेपर 1 के सारे क्वेश्चंस में आपको एग्जांपल्स देने ही हैं, इफ यू कैन गिव दैट्स राइट, बट कुछ क्वेश्चंस का नेचर ऐसा होता है कि काफी थ्योरेटिकल होता है, जिसमें आपको बस एक्सप्लेन करना होता है, एंड इट्स नॉट नेसेसरी दैट यू हैव टू गिव एग्जांपल्स फॉर दैट। नाउ देयर इज अ क्वेश्चन in paper 1 that is 2b, which says that the phenomenological approach advocated by the new public administration has obstructed the path of theory building in public administration. Comment. See, एग्जाम में आई गेस 80% लोगों ने ये क्वेश्चन ट्राई नहीं किया था जितने मेरे फ्रेंड्स थे, बट ये इसमें क्या है, आपका कोर पेपर 1 का नॉलेज चेक किया जा रहा है। मतलब
अगर if you want to try this and you if you if I'm going to read again about phenomenological approach, you will understand कि question क्या है. The question says that the phenomenological approach advocated by the NPA has obstructed the path of theory building in public administration. इस क्वेश्चन के 3 पार्ट हैं. सबसे पहले तो आपको समझना चाहिए, आप पता होना चाहिए कि what is phenomenological approach. You have to understand what phenomenology is. कुछ थिंकर्स भी होते हैं, मॉरिस वगैरह होते हैं, उनके बारे में पता होना चाहिए. फिनोमिनोलॉजी क्या होता है? बेसिकली आप स्टडी करते हैं किसी का कॉन्साइंस, किसी का परसेप्शन फ्रॉम दैट यूजर पर्सपेक्टिव, फ्रॉम दैट सब्जेक्टिव पर्सपेक्टिव, कि मैं अपनी कंपनी को कैसे देखता हूँ. एक कंपनी में 2 इंसान हो सकते हैं. इंसान ए का परसेप्शन क्या है, इंसान बी का परसेप्शन क्या है उस कंपनी के बारे में. ये क्लासिकल थिंकर के थिंकिंग से टोटली डिफरेंट है. क्लासिकल थिंकर्स क्या करते थे, वो टॉप डाउन मैनेजर के व्यू से देखते थे कि ऐसा आप डिजाइन करो, ऐसे स्ट्रक्चर बनाओ, इतने लेयर्स करो एंड योर कंपनी विल डू गुड. बट दैट इज नॉट हैपनिंग इन फिनोमिनोलॉजी. फिनोमिनोलॉजी टॉक्स अबाउट कि एम्प्लॉय कैसे देखता है, उसका अपने डेली बेसिस पे क्या एक्सपीरियंस रहता है. तो क्या होता है फिनोमिनोलॉजिकल अप्रोच. अब एनपीए कैसे फिनोमिनोलॉजिकल अप्रोच के बारे में बात करता है. एनपीए ने भी क्रिटिसाइज किया क्लासिकल थिंकर्स के वैल्यू न्यूट्रल अप्रोच को. एनपीए में बात किया गया कि आपका रेलेवेंस क्या है सोसाइटी के लिए, आपका सोशल इक्विटी के बारे में बात किया गया, सोशल जस्टिस के बारे में बात किया. तो बेसिकली लोगों का पर्सपेक्टिव देखा जा रहा है उसमें, कैसे एडमिनिस्ट्रेशन को देखते हैं. तो यस, एनपीए डिड हाईलाइट. बट इससे क्या हुआ, आपका ऑब्स्ट्रक्शन भी क्रिएट हुआ थ्योरी बिल्डिंग में. नाउ कैसे, कोई भी थ्योरी जब बनती है तो वो एक यूनिफॉर्मिटी होती है. जैसे आप न्यूटन से थर्ड लॉ जो है हर जगह सेम रहेगा, एटलीस्ट ऑन प्लैनेट अर्थ. और ऐसे ही अगर आप देखें कि जो फेयोल ने जो अपने बोले थे कि ये एक मैं थ्योरी दे रहा हूँ 14 प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विच हैज यूनिवर्सल वैलिडिटी, तो उसका एक स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट होता है, एक यूनिफॉर्मिटी होती है. बट दिस इज नॉट द केस इन केस ऑफ फिनोमिनोलॉजिकल अप्रोच, क्योंकि एक ही कंपनी में 5 लोग, उनका एक्सपीरियंस डिफरेंट होगा. तो इट्स नॉट पॉसिबल टू गिव अ स्टैंडर्डाइज्ड थ्योरी. आपको एट बेस्ट क्या कर सकते हैं, एक अप्रोच दे देगा. नाउ देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अप्रोच एंड थ्योरी. अप्रोच में क्या होता है, आपको समझने की एक मीडियम दिया जा रहा है. थ्योरी में आप जस्ट स्टैंडर्डाइज थिंग एंड अज्यूम थिंग्स, वो नहीं होता है. तो ये आप इसको हाईलाइट कर दीजिए जितना मैंने बताया. इस हिसाब से आपको क्वेश्चन को पार्ट में ब्रेक करके ये सब लिखना है. एग्जामिनर विल अंडरस्टैंड दैट यू नो व्हाट इज बीइंग आस्क्ड एंड नो द कांसेप्ट एंड यू नो हाउ टू राइट द आंसर एंड इट विल इम्प्रेस हिम. तो ऐसे करना होता है. आई होप आपको बढ़िया लगता है. तो जस्ट टू समराइज पेपर 1 पेपर 2 की लिंकेज की बात करते हैं. देयर इज नो शॉर्टकट, यू हैव टू डू इट ऑन अ डेली बेसिस. जब भी आप पेपर 1 का कोई थिंकर कॉन्सेप्ट थ्योरी पढ़ रहे हैं, थोड़ा डीप में पढ़िए. इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन से उसको लिंक करने की कोशिश कीजिए खुद से. कोई ग्रुप होगा, आप वहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं. जैसे मैं फोरम आईएएस का प्लेटफॉर्म तो वहाँ पे डिस्कस करता था फ्रेंड्स लोगों से. तो वो आपका एक ब्रेन जो है ना, उसको ट्यून करता है किस हिसाब से थिंकिंग करना होता है. तो आप टेलीग्राम पे भी कर सकते हैं, आप अपना क्लोज पीयर ग्रुप भी बना सकते हैं, उनसे डिस्कशन करते रहिए. डिस्कशन इज गोइंग टू हेल्प यू. अगर आप कोई क्लासेस मतलब कोचिंग वगैरह ज्वाइन किए तो वहाँ पे आप चाहिए अपना 3 घंटे का टेस्ट लिखिए, बट जस्ट डोंट डिपेंड ऑन द कोचिंग एंटायरली. आप थोड़ा डेली बेसिस पे भी थोड़ा कुछ 1-2 घंटे टाइम निकाल के सब डिस्कस करते रहिए. ये इंपॉर्टेंट है. आप एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर्स के बारे में पढ़िए, उनके सारे कॉन्सेप्ट्स आपके फिंगर टिप पे होने चाहिए. कि मतलब रात को 2 बजे भी कोई उठा के आपसे पूछे तो यू शुड बी एबल टू टेल एवरीथिंग. इस टाइप का आपका ट्यूनिंग होना चाहिए. और जस्ट यूज दिस एग्जांपल. नाउ आई विल टॉक अबाउट सर्टेन डायग्राम्स, क्योंकि फ्लो चार्ट वगैरह बना के आप थोड़ा और भी अपना मार्क्स इंप्रूव कर सकते हैं. जस्ट गिविंग यू एन आइडिया कि अगर आप पॉसिबल है तो कीजिए. I'll share this document with you guys also in case it is not visible properly here, and you can have a look again. So these diagrams, few of the diagrams I have drawn myself, and few I have collected from various sources. So I think it is showing reverse mode, but you'll have the access to this PDF and you can get it. तो the first diagram showing is about the elite model of public policy. इसमें क्या आप टॉप में देखेंगे, यहाँ पे एक elite दिखाया गया है और यहाँ पे जो बीच में है पॉलिसी आउटपुट है और बॉटम पे जनता है, मासेस है. जस्ट ये हो गया elite model of public policy. बहुत सिंपल डायग्राम है. जो दूसरा डायग्राम है, दिस इज अबाउट इंक्रीमेंटलिस्ट पब्लिक पॉलिसी मेकिंग. कैसे इंक्रीमेंटलिस्ट में क्या होता है, एक साल में आपने ये कुछ बना दिया
पॉलिसी, कितना बजट एलोकेट कर दिया, नेक्स्ट ईयर थोड़ा सा उसको बढ़ा देंगे, नेक्स्ट ईयर थोड़ा सा उसको बढ़ा देंगे, ऐसे ही होता है इंक्रीमेंटलिस्ट। मतलब यू डोंट मेक अ न्यू पॉलिसी, जो एग्जिस्टिंग होता है उसी पर थोड़ा एड ऑन करते जाते हैं। तो ये इससे डायग्राम दिखाया गया कि ईयर वाइज कितना एलोकेशन दिया गया, थोड़ा बस एक बेस ये है, यहाँ से थोड़ा कुछ बढ़ाते जाइए। तो दिस इज सिंपल डायग्राम। इफ यू मेक इट, व्हाट हैपेंस, यू मेक डायग्राम ना, तो आपका एक विजिबिलिटी बढ़ जाता है आंसर का, एंड जो एग्जामिनर पढ़ता है उसका थोड़ा स्ट्रेस लेवल कम हो जाता है, उसको ढूंढना नहीं पड़ता, बेसिकली यू आर मेकिंग हिम हैप्पी, तो वो आपको मार्क्स भी देता है। जो तीसरा डायग्राम है दैट इज अबाउट ग्रुप मॉडल ऑफ पब्लिक पॉलिसी मेकिंग। इसमें क्या है, दो ग्रुप्स हैं, एक ग्रुप ये है, एक ग्रुप ये है, इनके पास अपने पॉलिटिकल स्ट्रेंथ्स हैं, रिसोर्सेज हैं, एंड दे वांट सर्टेन पॉलिसीज, तो वो प्रेशराइज कर रहे हैं सिस्टम को एट सर्टेन लेवल, कुछ आप इक्विलिब्रियम टाइप से आता है। आप जो रिजर्वेशन सिस्टम होता है उसमें बात कर सकते हैं, बहुत सारे ग्रुप कैसे प्रेशराइज करते हैं, ऐसे डायग्राम बना के ग्रुप ए ग्रुप बी दिखा के आप लिंक कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं अपने आइडिया को। ये जो डायग्राम है ये मैंने ड्रॉ किया था अबाउट एनपीजी, दैट इज न्यू पब्लिक गवर्नेंस में। ये एक मेरा स्टैंडर्ड फॉर्मेट हो गया था ड्रॉ करने का, कैसे कर सकते हैं आप। इसमें जैसे क्या है, मैंने ट्रायंगल बनाया है और यहाँ पे जो दो ब्लॉक्स में दिखाए हैं, दिस आर अबाउट what is the roots of new public governance. I have shown here, this is like roots are in organizational sociology and this roots are in network theory. तो एनपीजी में क्या होता है कि हम जस्ट डोंट बिलीव कि गवर्नमेंट ही सब कुछ कर सकती है। गवर्नमेंट को सपोर्ट करने के लिए आपका कोलैबोरेशन वगैरह होता है, सिविल सोसाइटी होती है, एनजीओज वगैरह होते हैं, तो ये सब भी गवर्नमेंट करती है। अपार्ट फ्रॉम फोकसिंग ऑन द कॉमन एस्पेक्ट लाइक एनपीएम होना चाहिए, गवर्नमेंट वेरियस स्ट्रक्चर होना चाहिए। तो वही मैंने दिखाया है कि इसके रूट्स क्या है, नेटवर्क थ्योरी में है, ऑर्गेनाइजेशन सोशियोलॉजी में है। यहाँ पे मैंने कुछ कुछ पॉइंट्स लिख दिए हैं, जैसे कि एनपीएम एलिमेंट्स आर देयर, वेरियस स्ट्रक्चर इज देयर, वी आर फोकसिंग ऑन कोलैबोरेशन, एनजीओ, सिविल सोसाइटी करके। नाउ दीज आर, when you read about NPG, now you'll read a lot of these stuff. But if you write all those ideas on just a simple diagram, examiner की लाइफ आप इजी बनाओगे, उसको पता चल जाएगा कि you know what NPG is. एक ऐसे मैंने डायग्राम ड्रॉ किया था पोस्ट मॉडर्निज्म को लेके। इस पे भी मैंने सिमिलर वे में एक ट्रायंगल बनाया, बॉटम में मैंने दिखाया कि ऐसे दो पार्ट हैं। नाउ व्हाट आर द थ्योरेटिकल रूट्स ऑफ पोस्ट मॉडर्निज्म। तो एक तो है डीकंस्ट्रक्शन, ये डेरिडा का कॉन्सेप्ट है कि किसी भी आइडिया को डीकंस्ट्रक्ट, किसी क्रिटिकल थ्योरी, हैबरमास, ये सब आप पढ़ेंगे उसमें भी आएगा। दूसरा एक होता है डीकंस्ट्रक्शन के अलावा इंटरप्रेटिविज्म, मतलब आप चीजों को इंटरप्रेट करते हो। कोई आपको जैसे वेबर ने बोल दिया कि दिस इज वन बेस्ट वे अप्रोच ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, नाउ दैट्स नॉट ट्रू, दिस इज व्हाट इंटरप्रेटिविज्म इज। आप हर चीज को दूसरे तरीके से भी इंटरप्रेट कर सकते हो। वी डिस्कस्ड अबाउट फिनोमेनोलॉजिकल अप्रोच आल्सो, वो भी एक तरह से इंटरप्रेटिविज्म ही है। तो दीज आर द थ्योरेटिकल रूट्स ऑफ पोस्ट मॉडर्निज्म। और मैंने ऊपर कुछ दिखाया है कि जैसे रिजेक्शन ऑफ ग्रैंड नैरेटिव, देयर इज नो वन बेस्ट वे अप्रोच, देयर इज अ प्लुरलिटी ऑफ अप्रोच, ये सारी चीजें मैंने मेंशन कर दी है। अब ये जब कोई एग्जामिनर पढ़ेगा उसको पूरा बर्ड्स आई व्यू मिल जाएगा एक ही बार में कि हाँ इसने रूट्स भी डिस्कस कर लिए, इसने मेन पॉइंट्स भी दे दिया हुआ है, तो हिज लाइफ इज इजी। दिस इज अनदर example I am trying to show you. It's about committed bureaucracy. Paul Appleby का concept. Now what is committed bureaucracy? Now this committed bureaucracy can be committed to either party politics or to the program or policies. So वही दो पार्ट में दिखाया है, एक तो पार्टी पॉलिटिक्स और एक प्रोग्राम एंड पॉलिटिक्स करके। तो इस टाइप से दिखाते तो आपको क्लैरिटी दिखता है, क्लैरिटी ऑफ एक्सप्रेशन, कि आपको पता है कि कमिटेड ब्यूरोक्रेसी बस एक कॉन्टेक्स्ट में यूज नहीं कर सकते। वैसे लेटरल एंट्री के बारे में कुछ इस इंसान ने दिखाया है, विच इज़ वेरी गुड। लेटरल एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी मतलब चल ही रहा है, तो हो सकता है इस साल भी कुछ क्वेश्चन आ जाए। व्हाट दिस पर्सन हैज शोन इज दैट देयर इज अ कोर एंड देयर इज अ पेरिफेरल। नाउ अभी क्या हुआ है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 9 लोगों को रिक्रूट किया है एज एन जॉइंट सेक्रेटरी पोस्ट पे, दे आर एंटरिंग द कोर ऑफ आवर ब्यूरोक्रेसी। बट इसके पहले भी ऑलरेडी अपने पेरिफेरल में कुछ लेटरल एंट्री हो चुकी है, जैसे कि आरबीआई में काफ़ी एक्सपर्ट्स हैं जो कि लेटरल एंट्री के थ्रू आए हैं, एंड वी हैव जैसे कि नीति आयोग इटसेल्फ काफ़ी लोग उसमें लेटरल एंट्री से ही आए हुए हैं, ये सब आप देख सकते हैं। वैसे एंटी डेवलपमेंटल थ्योरी के बारे में दिखाया गया दो एस्पेक्ट की, one aspect says that it is against development, one aspect says that it is not against development. Now the one aspect which says that anti-developmental theory is against development is actually talking about what, कि ये जो western development concept है उसके against है।
जो focus too much on materialism, consumerism, GDP पे ज़्यादा फोकस करते हैं, which is not right. They assume कि West is the best and ईस्ट जो है दैट इज नॉट गुड, वैसा नहीं होना चाहिए। दूसरा जो एस्पेक्ट है कि डेवलपमेंट का डेफिनेशन ही चेंज कर दो, तो इसमें आपका ये जो कैपेबिलिटी अप्रोच आ जाता है, जो डेवलपमेंट एज ए फ्रीडम कॉन्सेप्ट आता है। आप भूटान का एग्जांपल दे सकते हैं, वहाँ पे लोग, हो सकता है कि वहाँ का जीडीपी अच्छा ना हो, बट वहाँ का जो हैप्पीनेस इंडेक्स है दैट इज मच हायर, स्पिरिचुअलिटी इज अ पार्ट ऑफ डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ें आप बात कर सकते हैं। I just want to discuss one more example and then I will end the session. एक ये है आपका punctuated equilibrium मॉडल करके, ये two gentlemen, Baumgartner and Jones, they talked about punctuated equilibrium model. इसमें होता क्या है कि आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को देखेंगे, काफ़ी टाइम तक इक्विलिब्रियम रहता है, फिर सडनली एक टर्बुलेंस आता है, देन इक्विलिब्रियम, देन टर्बुलेंस एंड देन इक्विलिब्रियम, उसे बोलते हैं पंक्चुएटेड इक्विलिब्रियम। मतलब इलोंगेटेड पीरियड ऑफ इक्विलिब्रियम होता है, फिर थोड़ा सा टर्बुलेंस आएगा, फिर वो इक्विलिब्रियम को अचीव कर लेता है। नाउ आई यूज्ड टू गिव टू एग्जांपल्स इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन के कॉन्टेक्स्ट में, कि जो 1991 में अपना इकोनॉमिक क्राइसिस आया था और हाउ वी अडॉप्टेड, वी ओपनड आवर इकोनॉमी, दैट इज सॉर्ट ऑफ टर्बुलेंस था। उसके बाद से अपने इकोनॉमी में एक इक्विलिब्रियम आ गया। तो जो जीएसटी के टाइम पे हुआ था वो भी एक तरह से आपका टर्बुलेंस है। नाउ वी गो बैक टू द इक्विलिब्रियम। तो ये आप एग्जांपल्स कोट कर सकते हैं, बॉमगार्टनर एंड जोन्स के बारे में मेंशन कर सकते हैं। So that is it guys, as far as the diagrams were considered. I'll share this PDF, I'll give the link here. You can go to my channel also, I'm sharing all the relevant puppet material there. Just want to discuss one more, this last thing which is also relevant to your linkage abilities, how to do that. अभी उड़ीसा में हुआ था साइक्लोन फैनी, और वहाँ पे सिविल सर्वेंट्स ने काफ़ी बड़ा रोल अदा किया उसको कंट्रोल करने में, लोगों को इवैक्यूएट करने में। So how to do linkage of this event? I prepared this sort of short note and shared with my friends. तो अब मैं I'll read that and you'll get an idea कि कैसे करना होता है। See, I'll just read it and you'll get the idea. The role of IAS, IPS officers in Kerala flood and Fani cyclone handling in Odisha shows how we need civil servants as the guardian of the society. These examples can be used in paper 1, paper 2 papers. Now first, again, Paris, a public service motivation model, explains the motivational factors for going beyond expected role for these officers. This is one linkage. Second is Fredrickson's administrative conjunction theory was also in play as bureaucrats shared their experience going beyond hierarchies and geographical jurisdiction. आप जब पढ़ेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव कंजंक्शन थ्योरी गिवन बाय फ्रेडरिक्सन, उसमें ये बताते हैं कि आप जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं वो अपने एक्सपीरियंस को शेयर करते हैं। डोंट मतलब ऐसा नहीं है कि जैसे हायरार्की है तो कुछ शेयर नहीं करेंगे। हो सकता है एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर दूसरे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से अपना एक्सपीरियंस शेयर करता है, एक आईएएस ऑफिसर एक आईआरएस ऑफिसर से शेयर करता है, तो दिस इज कंजंक्शन होता है, मतलब यू जस्ट हेल्प ईच अदर, इस टाइप का। एंड थर्ड इज it was also an example of network governance as civil servants were actually supported by civil society. काफी लोगों ने हेल्प भी किया, not only evacuation में but financially also, तो वो भी एक एग्जाम्पल है नेटवर्क गवर्नेंस का। चौथा आप लिख सकते हो कि इट वाज आल्सो एग्जांपल ऑफ डिजिटल गवर्नेंस, क्योंकि लोगों को इन्फॉर्मेशन देने का, कोऑर्डिनेशन करने का थ्रू फेसबुक ट्विटर काफी किया गया था। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ डिजिटल गवर्नेंस व्हिच वाज नॉट पॉसिबल इन 90s। यू जस्ट राइट दैट। नेक्स्ट आप हाईलाइट कर सकते हो कि ये पर्सुएशन लीडरशिप में भी काफी बड़ा रोल था। जो सीनियर आईपीएस ऑफिसर आईएएस ऑफिसर्स थे, अगर आपने फोटोज वगैरह देखे होंगे, वो लोगों के पास जाते थे, उनको रिक्वेस्ट करते थे कि प्लीज यहाँ से आप निकल जाओ, डिजास्टर आने वाला है। तो दैट शोज लीडिंग बाय एग्जांपल एंड देयर मोटिवेशन वगैरह। तो ये लीडरशिप में भी, पर्सुएशन वगैरह में अपने आप में एक चैलेंज है। मोटिवेशन कैसे करते हैं, ये सब बातें आप लिख सकते हैं। दैट्स जस्ट लास्ट लिंकेज आई मेड। वॉरेन बेनिस ने बात किया था एक्लिप्स ऑफ ब्यूरोक्रेसी के बारे में कि ब्यूरोक्रेसी वुड नॉट बी रिलेवेंट, ऐसा नहीं है। दिस एग्जांपल शो दैट ब्यूरोक्रेसी हैज अ बिग रोल टू प्ले, जस्ट हैज टू अडॉप्ट एंड अडैप्ट एज पर सिचुएशन। So that's it guys, I hope it helped you a little bit. I had to reshoot this video because of that technical glitch in Instagram, so I'll share the PDF in the comment section and wish you all the best. If you have any question, you just message me. Okay, thank you guys, all the best.